Hello friends, welcome to another session in Biology by Vivo, and this is your educator Vivo Prasad Ratha, and today's topic of discussion is pedigree analysis. This is an important topic from the sex determination chapter of class 12 as well as for higher studies also, because pedigree analysis is an important topic to discuss. Most of the time students get confused how to solve it and what to detect, so keep watching till the end to make it easier for you. And yes, in each day from now, today I will upload the pedigree series at 9 PM regularly. So each day it will be uploaded. So keep watching this video till the end and subscribe the channel and click on the bell icon to get all the notifications on right time. Okay, so thank you. You might be heard some drizzling as it is raining outside, but we are discussing about pedigree analysis. So what is a pedigree analysis? देखिए, हमने पढ़ा था कि मेंडलिज्म में देखिए हमें पता है कि मेंडलिज्म में ऐसे ऐसे टेस्ट किया जाता है, हम डोमिनेंट को टेस्ट करते हैं, रिसेसिवनेस को टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग में हम डिजीज़ को डायग्नोसिस कैसे करें। हम ह्यूमन बीइंग में मेंडलिज्म तो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल बहुत ही लंबा हो जाता है। फिर अगर उसके जेनेटिक के ऊपर अगर हम स्टडी करने बैठे तो अगर हम डायरेक्टली रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर एथिकल कमेटी का हमें अप्रूवल मिल सकता है, ना भी मिल सकता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उस सब कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम बात दें तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है, वो सोल्यूशन को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके, सो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है ना, इट इज़ एक्चुअली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, मतलब कि एक पिक्चर की तरफ से हम पिक्चर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एक फैमिली का हिस्ट्री को। ओके, एसेंशियली ए फैमिली ट्री दैट आउटलाइंस द इनहेरिटेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर। जैसे कि हमें उस पेडिग्री को देखते हुए पता भी चल सकेगा कि हाँ इससे ये आया है, इससे ये कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है, या फिर इस जनरेशन में यहाँ पर ये था। तो मैं आगे आने वाले एक स्लाइड में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना खुद का फैमिली का एक पेडिग्री ड्रॉ किया है। ठीक है, When a particular characteristic or disease is observed in a person, a geneticist often studies the family of this affected person by drawing pedigree। देखिए, एक जेनेटिसिस्ट क्या करता है, जब एक परिवार में अगर किसी को जेनेटिकल डिसऑर्डर अगर आइडेंटिफाई किया गया तो एक जेनेटिसिस्ट क्या करेगा ना, वो सबसे पहले उसका फैमिली का हिस्ट्री ड्रॉ करेगा, और जब उसका फैमिली का हिस्ट्री वो ड्रॉ कर देगा तब वो खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि कैसे ये डिजीज़ यहाँ पर आया। आप अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक मेगन नाम का लड़का जो कि 5 साल का है, तो वो हचिनसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम से क्या इन्फेक्टेड था। मतलब कि ये जो डिजीज़ उसे था, ये डिजीज़ एक जेनेटिक डिजॉर्डर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है। तो ये कैसे पता चला कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजॉर्डर है, मतलब कि इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसी तरह का ऑटोसोमल डिजॉर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर, इस तरह का डिजॉर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, आपने पा मूवी देखा होगा, 2009 में आया था हिंदी में। तो पा में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को। तो अभिषेक बच्चन का बेटे का रोल किए थे अमिताभ बच्चन जी ने। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी एक बच्चे थे, लेकिन बच्चे की वक्त में वो एक बूढ़े की रोल अदा कर रहे थे। मतलब कि ये एक डिजीज़ था जो कि प्रोजेरिया के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो देखते हैं एक जो पेडिग्री होता है, एक पेडिग्री में हम बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अगर हम उस सिंबल को आइडेंटिफाई करना समझ जाए तो हम एक पेडिग्री को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल के साथ हमें सबसे पहले फैमिलियर होना पड़ेगा। तो क्या क्या ये सिंबल्स है, देखिए सबसे पहले एक परिवार में 3 तरह के सेक्स हो सकता है। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, और तीसरा होता है जिसका सेक्स हमें पता नहीं है, मतलब कि वो ट्रांसजेंडर हो सकता है, स्टेराइल हो सकता है। तो हमें 3 तरह का सेक्स पहले लेना है, कंसिडर करना है। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, और तीसरा होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल होता है उसको हम स्क्वायरिश शेप में डेजिग्नेट करते हैं, और जो फीमेल होता है उसको हम सर्क्यूलर शेप में डेजिग्नेट करते हैं, और उसके बाद जो सेक्स अननोन होता है उसको हम रोम्बॉइड शेप दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पर्सन अफेक्टेड विथ ए ट्रेट
देखिए अगर हम अनअफेक्टेड पर्सन को लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंक लेके दिखाता हूँ, अगर हम अनअफेक्टेड पर्सन्स को लेते हैं तो वहाँ पर हम बस ये सब पिक्चर्स ही ड्रॉ कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कहाँ पर डिजीज़ हुआ है, ये सब अनअफेक्टेड है, इनको कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आता है पर्सन्स विथ अफेक्टेड ट्रेट, मतलब कि अगर एक पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमें उसके अंदर कलर फिल करना पड़ेगा, मतलब कि उसको डार्क कलर करना पड़ेगा। अगर मेल हुआ तो उसको डार्क स्क्वायर, अगर फीमेल हुआ तो उसको डार्क सर्कल, और अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड हुआ तो उसको डार्क रोम्बर्ड पिक्चर कर देना पड़ेगा। फिर अगर तीसरा ऑप्शन आता है जहाँ पर एक आदमी को या फिर एक औरत को डिजीज नहीं हुआ है लेकिन वो पोटेंशियल कैरियर है, मतलब कि वो कैरी करता है डिजीज़ को, मतलब कि डिजीज़ उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है लेकिन उसके अंदर वो कैरी कर रहा है, तो उसको हम कैसे डेजिग्नेट करें ना, सिंपली हमें वो ड्रॉ कर देना है और ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर एक डॉट दे देना है। तो उससे क्या पता चलेगा कि ये एक कैरियर है, मतलब कि ये एक प्रोबेबल कैरियर हो सकता है, तो इसको हम ओब्लिगेट कैरियर कहेंगे, ठीक है। कैरियर मीन्स दे हैव द जीन बट दे डोंट हैव द ट्रेट, मतलब कि इनके पास जीन है लेकिन ये डिजीज एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर आता है असिम्प्टोमेटिक कैरियर। असिम्प्टोमेटिक कैरियर मीन्स अभी आपने कोरोना के वक्त में भी सुना होगा कि असिम्प्टोमेटिक कोरोना, मतलब कि आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अंदर ट्रेट है, वो आप में एग्जिबिट भी हो रहा है, मतलब आप उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं लेकिन वो असिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि कोई सिम्टम बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जब आइडेंटिफाई हो रहे हो तब आप अनअफेक्टेड हो सकते हो, लेकिन बाद में फ्यूचर में आप अफेक्टेड हो सकते हो, तो उस केस में हम आपको असिम्प्टोमेटिक कैरियर कहेंगे। और वहाँ पर आप क्या करें ना, आप यहाँ पर इस तरह का सिंबल दे सकते हैं। देखिए मतलब कि अगर हम ऐसे स्क्वायर लेते हैं मेल के लिए तो उसके अंदर एक सीधा लाइन खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फीमेल के बारे में भी देखें तो यहाँ पर भी एक सीधा लाइन खींच सकते हैं, और यहाँ पर सेक्स अननोन में भी एक सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल पर्सन्स के बारे में देखें, मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पर 5 पर्सन्स हैं, तो 5 के लिए हम डायरेक्टली ऐसे एक स्क्वायर करके उसके अंदर 5 लिख सकते हैं, मतलब कि 5 सन पैदा हुए हैं, या फिर 5 डॉटर पैदा हुए हैं, या फिर 5 सेक्स अननोन पर्सनालिटीज पैदा हुए हैं। अगर हम डिसीज्ड पर्सन के बारे में बात करें, डिसीज्ड मतलब जो डेथ हो गए हैं, जिनका डेथ हो गया है, मतलब वो डेड हो गए हैं, मर गए हैं, तो उस केस में हम एक ओब्लिक मार्क दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर के अंदर भी एक ओब्लिक दे सकते हैं, अगर हम सर्कुलर लेते हैं वहाँ पर भी एक ओब्लिक मार्क देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम एक ओब्लिक दे सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिसीज्ड पर्सन के लिए जो सिंबल हम पेडिग्री में यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रोबैंड। प्रोबैंड मतलब देखिए, सबसे पहले एक फैमिली में एक डिजीज डिटेक्ट हो रहा है, अगर जेनेटिसिस्ट उसी पर्सन को पहले आइडेंटिफाई करता है तो उसको हम प्रोबैंड कहेंगे, मतलब कि जो डिजीज्ड पर्सन सबसे पहले जेनेटिसिस्ट के नज़र में आया या फिर अटेंशन में आया उसको हम प्रोबैंड कह सकते हैं, ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री अननोन, मतलब अगर उस फैमिली में किसी को डिजीज हो या ना हो, अगर वो हमें पता नहीं तो हम ऐसे स्क्वायर करके इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर या फिर उसके नीचे हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। फिर आता है फैमिली। ओके, हम एक फैमिली को कैसे ड्रॉ करें। देखिए एक फैमिली कैसे बनता है, सबसे पहले एक हस्बैंड और एक वाइफ, उनका मैरिज होता है और फिर उनसे उनका बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ पर भी वही केस हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पेरेंट्स को हमने ऐसे जनरेशन 1 लिखकर हमने ऐसे इनको आइडेंटिफाई करवा दिया, ठीक है, ये हो गए पेरेंट्स। फिर पेरेंट्स का मैरिज को हम इसे ओब्लिक लाइन ऐसे देखिए, अगर हम पेरेंट्स को ऐसे लिखते हैं तो उनके अंदर अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम मैरिज कहेंगे, और इससे ये जो निकलता है मतलब कि इनके बच्चे। तो यहाँ पर हम जितना ट्री बनाएंगे उतना ही इनका बच्चा हुआ है। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर हमने बना दिया और फिर यहाँ पर 2 सर्कल बना दिया, देखिए यहाँ पर एक सर्कल और यहाँ पर एक सर्कल, तो इसको हम कहेंगे क्या, एक मेल
और 2 फीमेल, मतलब कि 1 लड़का और 2 लड़की हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ दूसरे वाले सिंबल्स भी। देखिए, हमें पता है कि सोसाइटी में लोग अडॉप्ट भी करते हैं। कईयों के बच्चे पैदा नहीं होते, वो दूसरों से अडॉप्ट करते हैं, और कईयों के बच्चे होते हैं फिर भी वो दूसरों से अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे केसेस भी आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इनका डायरेक्टली बच्चा हुआ है जो कि लड़की है, लेकिन एक लड़का को इन्होंने अडॉप्ट किया है इन दूसरे फैमिली से। तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको मार्क कर सकते हैं। इस तरह का अगर आप केसेस देखो तो उसको आप कहेंगे अडॉप्शन। ठीक है, मतलब कि आपने अडॉप्ट किया है। फिर आता है ट्विन। देखिए, ट्विन आपने बहुत सारे देखे होंगे। ट्विन मतलब कि आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल या फिर अननोन, मतलब कि जिनका अगर एक जाइगोट के, देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अगर ये जाइगोट फिर माइटोसिस करके 2 जाइगोट फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से अगर 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एक एम्ब्रियो और अगर यहाँ पर एक दूसरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो उस केस में हम 2 आइडेंटिकल ट्विन पा सकते हैं। लेकिन अगर सब फर्टिलाइजेशन ही 2 तरह का हुआ, मतलब कि यहाँ पर भी एक फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन, तो इस केस में हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का केसेस के लिए अगर हम आइडेंटिकल ट्विन देखें तो यहाँ पर एक ही लाइन से 2 निकलता है, इसको हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। अगर हम नॉन आइडेंटिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर हमें कोई भी लाइन देना नहीं है। ठीक है, ये नॉन आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो इसके अंदर ऐसे लाइन दे देना है। अगर अननोन है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क प्लेस कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्सन्ग्युइटी मैरिज। कॉन्सन्ग्युइटी मैरिज मीन्स अगर रिलेटिव में मैरिज हुआ। देखिए, सबसे पहले ये एक पेरेंट्स थे, अगर पेरेंट्स यहाँ पर क्रॉस करके ये भाई बहन हो गए, कौन से कारण में ये किसी और को शादी किया और इसने किसी और के साथ शादी रचाई, यहाँ पर इसका लड़का हुआ और इसका लड़की हुआ, तो ये दोनों भी कजिन ब्रदर सिस्टर हुए ना। तो अगर इनके बीच में यहाँ पर मैरिज हो जाता है तो इसको हम कॉन्सन्ग्युइटी कहेंगे, मतलब कि रिलेटिव मैरिज। ओके, ये रिलेटिव मैरिज होगा। तो इस तरह का रिलेटिव मैरिज में हम ऐसे डबल वाला मैरिड का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप ऐसे डबल वाले मैरिज का साइन देखें तो उसको आप कॉन्सन्ग्युइटी मैरिज कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे फैमिली के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारा लाइन को लेता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं अगर देखिए यहाँ पर ये सपोज़ मान लो कि ये मेरे फादर है तो ये मेरे मदर हो गए। तो ठीक है, यहाँ पर ये मेरे चाचा है और ये चाची, यहाँ पर मेरा बुआ हो गए, तो यहाँ पर ये अंकल हैं। मेरा हिंदी तो थोड़ा सा स्लो है तो मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं। ओके, फूफा जी, शायद फूफा जी। तो यहाँ पर मैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये मेरा सिस्टर है। ओके, खुशी। और यहाँ पर मेरे 2 भैया है, यहाँ पर आप ब्रह्मानंद या फिर विष्णु भी कह सकते हैं। ओके, 2 मेरे भाई है जो मेरे बुआ के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाँ, अगर इस फैमिली को कंप्लीट किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा लाइनेज है, यहाँ पर ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये दूसरा लाइन कहाँ पर है, देखिए इसको भी अगर आप देखें तो ये मेरे चाचा है, चाचा चाची, चाचा चाची, फिर आ गए चाचा चाची, और ये मेरे दूसरे बुआ, और यहाँ पर ये मेरे दूसरे बुआ और ये दूसरे फूफा जी। तो यहाँ पर क्या हुआ ये एक बहुत ही दुख की बात है कि ये डिसीज्ड हो गए, मतलब कि ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे भैया लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे छोटे भाई, जैसे कि आप यहाँ पर रुद्र के बारे में बात कर लो या फिर दिशा के बारे में बात कर लो,
या फिर मेरा सबसे छोटा भाई श्रेयांश के बारे में बात कर लो, या फिर आप यहाँ पर मेरे तीनों कज़िन के भी बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि ये मेरे एल्डर सिस्टर है रानानी, और फिर यहाँ पर कुनू आ सकता है, या फिर यहाँ पर बबलू भी आ सकता है। तो इस तरह से मैंने इस फैमिली को ड्रॉ किया है। तो देखिए ये दो फैमिली कैसे कनेक्टेड है। तो ये मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर है, और ये मेरे ग्रैंड मदर हो गए, ठीक है। तो ये मेरे छोटे वाले ग्रैंडफादर हैं जो कि अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इनका डेथ हो गया है, और ये मेरे छोटे वाले ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लाइनेज से हमने हमारा फैमिली को ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बारे में। तो मेरे ग्रैंडफादर का सबसे बड़ा भाई जो है वो अभी भी है हमारे बीच। तो ये उनके पत्नी हो गए, मतलब के हमारा जो बड़े वाले ग्रैंड मदर हैं। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका 3 बहन है, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर जिन जिन को, हाँ, और यहाँ पर सबसे ऊपर उनके माता पिता, ठीक है, मतलब के ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फैमिली का मैंने ड्रॉ कर दिया है। हाँ देखिए यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि कौन को किस किस को डिजीज़ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ कलर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना फैमिली का एक एग्जाम्पल दे दिया है कि इस तरह से मेरा फैमिली का ड्रॉ हुआ है। तो जो जो अभी नहीं है उनको मैंने ये ऐसे डेथ दिखाया है, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। फिर अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फीमेल है, ये एक मेल है जो इस तरह से एक फीमेल को शादी किया, और उसके बाद उसका दो लड़की पैदा हुई और 2 लड़का पैदा हुआ। देखिए यहाँ पर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक दूसरा लड़का और दूसरी लड़की पैदा हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फादर को डिजीज़ हुआ है, उससे उसका एक बेटा को और एक दूसरी बेटी को डिजीज़ हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 बिल्कुल नॉर्मल है, 2 बिल्कुल नॉर्मल है और 2 डिजीज्ड पाए गए। जो नॉर्मल है आप उनके लाइनेज में देख सकते हैं, वहाँ पर एक नॉर्मल सी मेंटेन हो गई, लेकिन जो डिजीज्ड है वहाँ पर डिजीज्ड लाइनेज पैदा हो गई, ठीक है। ये डिजीज्ड लाइनेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अभी तक शादी नहीं किया है, तो इसका कोई फैमिली अभी शुरू ही नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी एक डिजीज्ड लाइनेज फॉर्मेशन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल्स यूज किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 या फिर रोमन न्यूमेरिकल, तो ये सब क्या है। देखिए जो रोमन न्यूमेरिकल है ये दर्शाता है कि आप कौन से जनरेशन से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कि हमारा 4 जनरेशन मैंने यहाँ पर दिखाया है। द 4th वन इज आवर जनरेशन, ओके। द 3rd वन इज आवर पेरेंट्स जनरेशन, द 2nd वन इज आवर ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन, एंड द 1st वन इज आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन। सो उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो, तो यहाँ पर ये जो आई, डबल आई, ट्रिपल आई या फिर आई वी, ये सब क्या है ना, ये जनरेशन से। और यहाँ पर जनरेशन में जितना भी आप आदमियों को मेंशन करें, आदमी या फिर औरत को मेंशन करें, तो वहाँ पर उनको आप ऐसे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप मेंशन कर सकोगे। तो इसको हम एक पेडिग्री का एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिर आता है पेडिग्री हम किस केसेस में यूज़ करते हैं, मतलब कि हाउ दे आर हेल्पफुल। देखिए इन 5 केसेस में एक पेडिग्री आपको हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि एक पेडिग्री कैन शो यू वेदर द ट्रेट इज ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और वाई लिंक्ड। मतलब कि आप देखिए हमारे बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ऑटोसोम
मतलब कि जो बॉडी के क्रोमोसोम हो गए, और दूसरा होता है एलोसोम, ओके, जो कि हमारा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम ऑटोसोम के बारे में देखें तो वो बॉडीली क्रोमोसोम है, वो एक ही तरह का है, लेकिन एलोसोम्स दो तरह के हैं, एक्स या फिर वाई। तो यहाँ पर डिजीज भी दो तरह के से हो सकता है, जैसे कि ऑटोसोम में भी हो सकता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। उसी तरह से एलोसोम में भी एक्स लिंक में दो तरह के हो सकते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव। देखिए, लेकिन जो वाई लिंक्ड है, वाई लिंक का कुछ एक्स डोमिनेंट या फिर रिसेसिव नहीं पाया गया है, क्योंकि वाई लिंक्ड सिर्फ मेल में दिखाया गया है, ओके। लेकिन जो एक्स लिंक्ड होता है वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, इसीलिए वहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। और डोमिनेंट रिसेसिव ये सब क्यों आता है, हम इसको आगे आने वाले स्लाइड्स में देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आज जो वीडियो अपलोड हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेडिग्री, इसका यूज और इसका सिंबल के बारे में डिस्कस किया गया है। कल जो वीडियो आएगा उसके ऊपर आप देख सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर उसके बाद आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद आएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फिर आएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर आएगा वाई लिंक्ड। तो 6 दिन 6 वीडियो लगातार आएगा, ठीक है। तो आपको उस वीडियोस को देखना होगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई डेडिकेशन then do like, follow and subscribe to the channel, and yes, also keep watching these 2 videos in the end screen options also. Thank you.